Hi everyone, it's me अंजलि वर्मा, your educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं CBSE का ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर जो पोर्शन हम कवर करेंगे आप लोगों को पता है वो केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर यू कैन सी दिस इज योर ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हैं वी विल डिस्कस। आप लोगों को पता है सेक्शन ए जो हमारा है इसमें टोटल 20 MCQs है ना, और जिसमें से 16 एक्चुअल में MCQs हैं और बाकी के जो 4 हैं वो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये 16 MCQs में भी जो 7 MCQs हैं वो केमिस्ट्री में से आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम MCQs को प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट MCQ। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। ये फर्स्ट चैप्टर से है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में काफी बार आ भी चुका है। आइडेंटिफाई P, Q एंड R इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो कोई और रिएक्शन होगी, बट यहाँ पर बैलेंसिंग से इस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में काफी ज्यादा आ चुके हैं। तो देखो यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाता है, येलो कलर का लेड ऑक्साइड बन जाता है एंड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको बैलेंस कैसे करें हम, ये एक हमारे पास टास्क है। तो यहाँ पर देखो NO3 2 है ना, विच मीन्स नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं हो पाएंगे। ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर कितने हो गए देखो 4 + 2 प्लस यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 4 5 6 7 और यहाँ पर देखो सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम है। आपको पता है इस टाइप का जहाँ पर भी होता है कि यहाँ पर तो इवन है बट यहाँ पर एक की वजह से ऑड हो जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम नंबर को इवन कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर Q के बदले 2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर Pb लेड 2 हो गए, यहाँ पर तो एक ही है तो यहाँ पर भी हम 2 कर देते हैं। अब देखो नाइट्रोजन कितने हो गए 2 × 2 टोटल 4, तो यहाँ पर मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं 4 लिख देती हूँ। अब वापस से चेक करो, ठीक है। लेड हमारे पास 2 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ऑक्सीजन को देख लो 3 × 2 6, 6 × 2 टोटल यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हो गए हैं। यहाँ पर काउंट करो, इस सब को हटा दो, 2 + 8 + 2 8 9 10 11 12 कितने हो गए ऑक्सीजन 12, यहाँ पर भी 12, विच मीन्स ये रिएक्शन हो चुकी है इधर पर बैलेंस्ड। तो हमें क्या पुट करना पड़ा, P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू भी 2 है और R की वैल्यू है 4, तो 2 2 4 विच मीन्स A इज द राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा एक और चीज, ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है काफी इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम और भी ज्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करें। तो आप लोगों को 10 to 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स तो जरूर प्रैक्टिस करने ही करने हैं, जिसके लिए हम लोगों ने हमारा बैच भी ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। हमारे 3 बैचेस हैं, प्रगति, उन्नति और निपुण। सबसे पहले प्रगति बैच की बात करूं, यहाँ पर सैम्पल पेपर नहीं मिल रहा है बट चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं और हैंड रिटन नोट्स भी मिल रहे हैं जो हम टीचर्स ने ही बना रखे हैं, प्लस हर एक सब्जेक्ट की फ्री में ई बुक आपको मिल रही है। इस बैच का प्राइस है 341 रुपीज। आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 के ऐप पर चले जाना है, वहां पर क्लास 10th कैटेगरी में जाओगे, तीनों बैचेस शो हो जाएंगे। जो भी बैच आपको परचेस करना है ये कोड लगा लीजिएगा Y916, आप लोगों को 17% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब उसके बाद है हमारा निपुण बैच। ये काफी इंपॉर्टेंट बैच है, इसमें हम लोग आपको 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करा रहे हैं, लाइव हम लोग सॉल्व करवाएंगे, PDF भी मिलेगी, सोल्यूशन की भी, क्वेश्चंस की भी, प्लस लाइव हम लोग सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पर भी मिल रहे हैं, चैप्टर वाइज वर्कशीट्स हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, वो भी लाइव है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, प्लस यहाँ पर हमारी लाइव डाउट क्लासेस भी हैं, जो भी आपको डाउट पूछना है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका प्राइस सिर्फ 585 रुपीज है, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। उन्नति बैच हमारा महा पैक है जिसमें आपको निपुण और प्रगति दोनों ही फ्री में मिल रहे हैं, प्लस इन दोनों में चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं बट यहाँ पर हमारे लाइव लेक्चर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 3D मॉडल्स यहाँ पर आप लोगों को फ्री में मिल रहे हैं, ई बुक्स यहाँ पर आपको फ्री में मिल रही हैं। इसका प्राइस है 2050 रुपीज, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको। चलो सेकंड क्वेश्चन में हम बढ़ जाते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड्स। ठीक है, तो ए बी सी डी ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, अ मेटल दैट फॉर्म्स M4 टेरिक ऑक्साइड, इन चारों में से कौन सा मेटल है? गैलियम, Au क्या होता है? दिस इज गोल्ड, Al एल्यूमिनियम और Mn क्या होता है? मैंगनीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर M4 टेरिक तो मुझे एक ही दिख रहा है, एल्यूमिनियम। M4 टेरिक ऑक्साइड क्या होता है? जो कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, और हमारे सिलेबस में 3 ही है, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम गिवन है, विच मीन्स ए का आंसर डेफिनेटली थर्ड होगा। किस में दिख रहा है? बी में और डी में, तो ये ए और सी तो पहले ही रिजेक्ट हो गए। ठीक है, फिर अ मेटल विच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, पाम पे रखने में पिघलता कौन सा है? गैलियम, है ना, गैलियम या फिर सीजियम। तो यहाँ पर बी का आंसर क्या होगा? फर्स्ट। किस में दिख रहा है? बी में, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अ मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, कौन सा करता है? मैंगनीज या फिर मैग्नीशियम। तो यहाँ पर सी का फोर्थ होगा, डेफिनेटली यहाँ पर है डी। अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, वो क्या होगा? गोल्ड, गोल्ड लेस रिएक्टिव है तो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। सो करेक्ट आंसर हो गया बी। इस टाइप से एलिमिनेट करते जाओ ऑप्शंस, और जो मेन ऑप्शन है वहां पर पहुंच जाओगे बहुत ही इजीली। चलिए थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पर ये डायग्राम है, इसमें क्या लिखा है? बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, द सोल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी, यहाँ पर एक ऐसा सोल्यूशन हमने ले रखा है जिसको लेने पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो क्या होना चाहिए? HNO3 नाइट्रिक एसिड। आपको पता है एसिड हो चाहे बेस हो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनके एक्वस सोल्यूशन, तो ये तो नहीं होगा। फिर है C2H5OH, ये क्या है? हमारे पास अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल? एथेनॉल। तो आपको पता है जो अल्कोहल हैं उनमें H+ आयन नहीं होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। फिर देखो H2SO4, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फिर डी CO2 इन वाटर, आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी, बट यहाँ पर क्या लिखा है? CO2 इन वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है, और ये क्या है? एसिड। तो यहाँ पर भी H+ आयन रिलीज होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ एक की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं देखने को मिलेगी, जो कि क्या है? एथेनॉल। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये वाला है, इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट? ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कंडक्ट होने देगा खुद से। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन, एथेनॉल इन वाटर। सिर्फ आपको पता है एसिड ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देगा, तो यही स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा। डाइल्यूट शुगर सोल्यूशन, तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देगी, H+ आयन नहीं है। ग्लूकोज C6H12O6, यहाँ पर भी H+ नहीं है। एथेनॉल अभी हमने देखा इसमें H+ नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। अगर आप लोगों ने अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, आप इजीली आंसर कर सकते हो। चलो फोर्थ है एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स द फिनोल्फथलीन सोल्यूशन पिंक। ठीक है, एक सोल्यूशन है ए जो कि पिंक टर्न कर रहा है जब आप इसमें फिनोल्फथलीन डाल रहे हो। तो यहाँ पर ए क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली बेस, क्योंकि आपको पता है जो फिनोल्फथलीन है एसिड में कलरलेस रहता है और पिंक हो जाता है बेस में, तो ए बेस है। ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ B to A द पिंक कलर डिसअपियर्स। यहाँ पर अगर आप A में B ऐड कर दोगे तो उस केस में ये जो पिंक कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा। तो ऐसा कब होगा? जब आप इसमें एक एसिड डालोगे ना, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब वो न्यूट्रलाइज होगा तो उसका कलर क्या होता है? कलरलेस ही होता है। तो यहाँ पर विच मीन्स ए बेस था और बी जो है वो एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सोल्यूशंस ए एंड बी? ए स्ट्रॉन्गली बेसिक है, डेफिनेटली है। बी इज अ वीक बेस, नहीं, बी क्या होगा? एसिड, तो ये हो गया गलत। ए स्ट्रॉन्गली एसिडिक है, नहीं, वो तो बेसिक होना चाहिए, तो ये भी गलत है।
A हैज अ pH ग्रेटर दैन 7, बिल्कुल सही, क्योंकि बेस के लिए pH 7 से ज्यादा होता है, एंड B हैज अ pH लेस दैन 7, ये भी सही है क्योंकि एसिड का pH 7 से कम होता है। तो यहाँ पर C इज द राइट ऑप्शन। D गलत है क्योंकि D में लिख दिया A हैज अ pH लेस दैन 7, जबकि बेस का pH 7 से ज्यादा होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? C होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, when 50 gram of lead powder is added to 300 milliliter of blue copper sulfate solution, after a few hours the solution becomes colorless. This is an example of, very simple, अगर आप lead डालोगे copper sulfate solution में तो आपको पता है lead sulfate बन जाएगा और copper displace हो जाएगा। ये blue कलर का होता है, यहाँ पर एक displacement reaction हो गई, lead ने copper को displace कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर कलरलेस सोल्यूशन आपको देखने को मिला, है ना। तो यहां पर कौन सी टाइप की रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स x, y एंड z आर, x का है 2,8,7, y का है 2,8,2, ठीक है, और z का है 2,8। तो यहाँ पर क्या गिवन है? y एंड z आर मेटल्स। z मेटल हो सकता है क्या? नहीं, इसका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है, तो ये एक नोबल गैस होगी, ये मेटल नहीं होगा। क्या होगी? ये नोबल गैस। तो ए गलत। y एंड x आर नॉन मेटल्स। x तो डेफिनेटली नॉन मेटल है, बट क्या y नॉन मेटल हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये निकालेगा, यानी कि केटायन बनाएगा, और केटायन बनाएगा तो ये डेफिनेटली एक मेटल है, तो ये भी गलत हो गया। X एक नॉन मेटल है, Y एक मेटल है, बिल्कुल सही, अभी हमने यही तो कहा ना। देखो इसके आउटर मोस्ट वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्ट करते हैं वो नॉन मेटल। और Y की मैं अगर बात करूं तो इसके आउटर मोस्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको ये निकालेगा, और जब निकालते हैं यानी कि केटायन बनाते हैं तो वो मेटल होते हैं। तो यहाँ पर होगा C करेक्ट। और D क्या था? Y एक नॉन मेटल है, नहीं, Y तो अभी हमने देखा एक मेटल है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये आखिरी एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहां पर एनर्जी क्या हो? एब्जॉर्ब हो। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज हो। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना। तो देख लो क्या होगा सही आंसर। बर्निंग ऑफ कैंडल, कुकिंग ऑफ फूड, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, या रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर। देखो बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल को अगर मैं बर्न करूं तो अगर आप उसके ऊपर हाथ रखोगे तो जल जाएगा, है ना, विच मीन्स एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक है। कुकिंग ऑफ फूड, अगर मुझे खाना बनाना है तो मुझे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये क्लियरली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। प्लस सोडियम की रिएक्शन जब भी एयर के साथ होती है, आपको पता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यहाँ पर आग भी लग सकती है, इतनी ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब यहाँ पर असर्शन एंड रीजन का एक सवाल होगा। अच्छा, यहाँ पर आई थिंक पीपीटी में इंसर्ट करने से रह गया है, तो आई विल जस्ट डू दिस एंड उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हमने इंसर्ट कर दिया है, दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पर असर्शन है, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ सब्सटेंस X, अ कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हिच गिव्स अ पॉप साउंड व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट। ठीक है, तो असर्शन सही है या गलत है, पहले हमें ये देखना है। तो असर्शन स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा है ना, क्योंकि आपको पता है जब हम HCl को ऐड करते हैं एक सब्सटेंस X में, ये X क्या होगा? ऑब्वियसली दिस इज अ मेटल, है ना। तो यहाँ पर जब हम HCl एसिड को ऐड करते हैं एक मेटल में, तो एक कलरलेस गैस इवॉल्व होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस, जो कि पॉप साउंड के साथ बर्न करती है जब हम एक बर्निंग मैचस्टिक को लेके आते हैं उसके पास। तो असर्शन स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रीजन, इन दिस रिएक्शन मेटल X इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। देखो एक एग्जांपल देखते हैं, चलो रिएक्शन का। ठीक है, जिंक में हमने HCl ऐड कर दिया, ठीक है, जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होगी, दिस विल बी द बैलेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, विच मीन्स द मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन उस मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। तो ये रीजन वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सरासर झूठ और गलत। इन दिस रिएक्शन मेटल एक्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन, नॉट इट इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। तो ये रीजन गलत है। तो ये 4 ऑप्शंस है, तो रीजन फॉल्स है, असर्शन सही है, तो हम सी को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सेक्शन बी। तो यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि 2 मार्क ईच रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस स्टेटिंग द रीजन फॉर योर आंसर्स। तो ए और बी हमें बताना है टाइप ऑफ रिएक्शन और हमें रीजन भी देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए वाली रिएक्शन देख लो। यहाँ पर Fe2O3 की रिएक्शन हुई एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ और आयरन हो गया यहाँ पर डिस्प्लेस। ठीक है, तो टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आपको पता है एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रीजन भी देना है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का रीजन क्या होगा, एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन as it is more reactive, ठीक है, more reactive than iron भी लिख सकते हो, या सिंपली हमने यहाँ पर अपना रीजन दे दिया। प्लस कुछ बच्चे कहेंगे हीट एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है, तो ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही। एक्सोथर्मिक के रीजन में क्या लिखोगे, हीट एवोल्यूशन, कि यहाँ पर एनर्जी जो है, हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है, तो डेफिनेटली ये एक्सोथर्मिक है। प्लस कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन है। बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि दिस फेरिक ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन वेयर एज एल्यूमिनियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन, है ना। तो कोई अगर रिडॉक्स कह रहा है, बिल्कुल सही है, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हो गई पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और यहाँ पर आपको पता है लेड आयोडाइड का येलो कलर का पीपीटी बनता है, प्लस यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमने कहा पीपीटी बन रहा है, तो ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई, है ना। और क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर येलो पीपीटी फॉर्म हो रहा है ऑफ लेड आयोडाइड, और पीपीटी होता क्या है, इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। ठीक है, अब ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस भी हो रहा है, सो दिस इज डेफिनेटली अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो। तो चाहे आप डबल डिस्प्लेसमेंट लिखो या आप प्रेसिपिटेशन लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना है और दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा कि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयंस अकर कर रहा है। देखो लेड किसके साथ चला गया, इसके आयोडीन के साथ, पोटेशियम किसके साथ चला गया, ये नाइट्रेट के साथ। ठीक है, चलो सेक्शन बी में एक ही क्वेश्चन आया है, अब सेक्शन सी का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पर ये 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, अनिरुद्ध took 2 metal oxides, aluminium oxide and magnesium oxide as shown in the pictures given below, but he forgot to label them. How will you guide help Anirudh to identify the oxides and label them? देखो ये है वो ऑक्साइड, दोनों ही क्लियरली हमको वाइट वाइट दिख रही हैं, तो हम कैसे इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो देखो अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें तो ये नेचर में कैसा होगा, बेसिक होगा, है ना। तो अगर मैं एक्वस सोल्यूशन लूं ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बिकॉज ये बेसिक है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, एल्कली बना देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके एक्वस सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा, करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक बेस है, बेसिक है नेचर में, तो इसका एक्वस सोल्यूशन जो है वो मैग्नीशियम वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। अब अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो ये कैसा होता है नेचर में, एम्फोटेरिक, एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्शन दिखाता है ना। तो पहली बात तो इट इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, तो ये इनसॉल्यूबल है पानी में। तो चाहे आप यहाँ पर रेड लिटमस लो या ब्लू लिटमस लो, ये ना ही रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेगा, ना ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा। क्यों, बिकॉज दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, और प्लस ये इनसॉल्यूबल भी होता है पानी में। तो दोनों को अगर डिस्टिंग्विश करना है तो आपको सिंपली रेड लिटमस पेपर ले लेना है।
इसका एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। इसका एक्वस सोल्यूशन नहीं बन पाएगा, ये सॉल्यूबल नहीं होगा और यहाँ पर रेड लिटमस को ब्लू में चेंज नहीं करेगा, ना ही ब्लू लिटमस को ये रेड में चेंज करेगा, बिकॉज दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इज दिस क्लियर? तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट था, अगला पार्ट भी होगा यहाँ पर विच इज दिस बी। ठीक है, इन एन एक्टिविटी एशु वॉज गिवन टू सब्सटेंसेस, कॉपर सल्फाइड, इसको हम क्यूपरस सल्फाइड बोलते हैं, एंड कॉपर ऑक्साइड Cu2O, इसको हम क्यूपरस ऑक्साइड बोलते हैं। टू ऑब्टेन कॉपर फ्रॉम दीज कंपाउंड्स शी वॉज एबल टू एक्सट्रैक्ट कॉपर सक्सेसफुली। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस हाउ एशु माइट हैव कंप्लीटेड द एक्टिविटी। वेरी वेरी सिंपल। आपको पता है सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, हम यहाँ पर रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग किसकी करेंगे? क्यूपरस सल्फाइड की, ऑब्वियसली, क्योंकि ये सल्फाइड ओर है। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारे पास? हीटिंग। हम क्यूपरस सल्फाइड और क्यूपरस ऑक्साइड को आपस में हीट करते हैं, तो हमें यहाँ पर कॉपर ऑब्टेन हो जाता है एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। देखो वहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 2 लिख लो। दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। हमें सिर्फ रिएक्शंस बतानी थी, हमने यहाँ पर बता दी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन है, रीजन बेस्ड है, देख लेते हैं। सर्टेन मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो 1.5 मार्क्स है, 1.5 इधर और 1.5 इधर। ठीक है, सेम यहाँ पर फर्स्ट वाला 1.5 मार्क का है, सेकंड वाला भी 1.5 मार्क का है। तो आपको पता है कुछ मेटल्स का हम यूज करते हैं टू मेक द कुकिंग यूटेंसिल्स। रीजन क्या होता है? 2 रीजन होते हैं। सबसे पहले उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट से हमें लेना देना क्यों है? क्योंकि हमें खाना बनाना है, हम हीट प्रोवाइड करेंगे। अगर हमने ज़्यादा हीट प्रोवाइड करी और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो वो तो मेल्ट कर जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए और उन्हीं सर्टेन मेटल्स को हम चूज़ करते हैं। हर मेटल को हम चूज़ नहीं कर सकते, जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उनको चूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कॉपर का यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का करते हैं। इसके अलावा अगर मुझे खाना बनाना है एक बर्तन में, तो हीट प्रॉपरली सप्लाई होनी चाहिए पूरे बर्तन में, है ना। तो विच मीन्स ये गुड कंडक्टर होने चाहिए हीट के। तो यहाँ पर उन सर्टेन मेटल्स में ये भी प्रॉपर्टी होती है दैट दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये 2 मेन हमारे पास रीजंस होते हैं। ठीक है, चलो सेकंड, हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व व्हेन सर्टेन मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अब आपको पता है ये जो नाइट्रिक एसिड है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने वाली होती है उस हाइड्रोजन गैस को ये ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। तो हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व ही नहीं होगी और खुद ये रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। अब वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन से हैं? N2O हो सकता है, NO हो सकता है, NO2 हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमने जब यहाँ पर नाइट्रिक एसिड लिया है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पर होता क्या है, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट ऑक्सीडाइजेस हाइड्रोजन टू वाटर एंड इटसेल्फ इट गेट्स रिड्यूस्ड टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। प्लस व्हेन इट कम्स टू मैग्नीशियम एंड मैंगनीज, तो उस केस में ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। बट कंडीशन यही होती है कि जब आप इन दोनों मेटल्स को भी इवन रिएक्ट करा रहे हो नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। इट शुड बी वेरी डाइल्यूट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 28 है, इसी सेक्शन सी का क्वेश्चन है ये। हमें या तो ए अटेम्प्ट करना है या फिर बी अटेम्प्ट करना है। तो ए हमारे पास ये है और या फिर बी ये है, तो हम किसी को भी चूज कर लेते हैं। पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन द गिवन सीरीज ऑफ रिएक्शंस नेम द कंपाउंड्स एक्स एंड जेड। एक्स ये है, जेड ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रही है रिएक्शन, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, एक्स बन रहा है प्लस वाई। ये रिएक्शन देखी देखी लग रही है ना। ये रिएक्शन है हमारे पास जो बेकिंग सोडा होता है उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन।
यहाँ पर आपको पता है एक तो NaHCO3 विच इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, एक तो ये बनता है, दूसरा क्या बनता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो X ये है और Y ये है। फर्दर आपको पता है जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट बन जाता है प्लस H2O और CO2 फॉर्म होता है। फिर जब हम 10 पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ इसको जोड़ते हैं तो आपको पता है यहाँ पर वॉशिंग सोडा बन जाता है विच इज दिस। ठीक है, तो बस हमें वैसे करना क्या था, सिर्फ X और Z को आइडेंटिफाई करना था, हमने सबको ही कर लिया। तो X क्या होगा, बेकिंग सोडा होगा, ठीक है, और Z क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा। क्लियर है। सेकेंड, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज X2Z। यहाँ पर हीट आप सप्लाई कर रहे हो तो ये डिकम्पोज हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्लियरली आप लिख सकते हो कि ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, चलिए डन हो गया। थर्ड, you are given 3 unknown solutions A, B and C with pH values of 6, 8 and 9.5 respectively. In which solution will the maximum number of hydrogen ions be present? मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि हमारे पास जो pH होता है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। pH जिसका सबसे कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ किसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, जिसकी pH वैल्यू है 6 यानी कि A सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद अरेंज द गिवन सैंपल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो A में अभी हमने कहा सबसे ज्यादा है, फिर 6 के बाद क्या आता है, 8 आता है ना, तो यहाँ पर B में उससे थोड़ा कम होगा और इसका pH सबसे ज्यादा है तो इसमें लीस्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो जाएगा C, B, A, क्योंकि A में मैक्सिमम है, C में लीस्ट हाइड्रोजन आयंस हैं। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा अगर हाइड्रोक्साइड आयन का यानी कि OH माइनस आयन का पूछा जाएगा तब। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है। और वाले पर आ जाते हैं। Comment on the following statements. Bee sting is treated with baking soda paste, whereas wasp sting is treated with dilute vinegar. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जो bee sting है उसमें क्या होता है, एसिड। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एक बेस लेना पड़ेगा और बेकिंग सोडा नेचर में बेसिक है। ठीक है, जबकि अगर मैं वास्प स्टिंग की बात करूं तो हमने डिटेल में पढ़ रखा है कि ये नेचर में बेसिक होता है। तो वास्प जो है हमारे बॉडी में बेस इंजेक्ट करता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड लेना पड़ेगा और विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो बस ये आपको एक्सप्लेनेशन देना है। सेकंड, फार्मर्स ट्रीट सॉइल विद क्विक लाइम व्हेन टिलिंग। तो देखो क्विक लाइम क्या होता है, CaO विच इज बेसिक इन नेचर। तो अगर हमारे पास जो सॉइल है वो हेविली एसिडिक होगा, है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है नेचर में तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो क्या डालेंगे, CaO डालेंगे, क्योंकि ये नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। तो या तो वो क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो सॉइल है पहले से वो सॉइल कैसा है, एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो वो बेस डाल रहे हैं या फिर वो सॉइल न्यूट्रल है और वो बेस उसको बेसिक बनाने के लिए कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉइल कैसा है। अगर सॉइल एसिडिक है तो वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डाल रहे हैं, अगर सॉइल न्यूट्रल है तो वो उसको बेसिक बनाने के लिए ये डाल रहे हैं। समझ में आया? चलो थर्ड है, एंशिएंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड बाय ट्रीटिंग देम विद सर्टेन केमिकल्स। अब ऐसा क्यों होता है? आपको पता है जितने भी हमारे पास मार्बल स्ट्रक्चर्स हैं वो खराब होते जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। एसिड रेन कैसे होती है आपको पता है, जो भी हमारे हार्मफुल ऑक्साइड्स हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे रिलीज होते हैं टू द एटमॉस्फेयर, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। तो आपको पता है जितने भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं सारे एसिडिक होते हैं, तो ये एसिड बना देते हैं और वो एसिड फिर रेन वाटर के साथ नीचे आता है, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं, जिसका pH कितना होता है, 5.5 से कम होता है। तो यहाँ पर pH काफ़ी कम हो जाता है जिसकी वजह से हमारा
एसिड ज़्यादा रिलीज हो रहा है, और आपको पता है जो एसिड है वो जो भी मार्बल स्ट्रक्चर्स हैं या जो भी सॉल्ट हैं उनको क्या करता है, अपने साथ डिसॉल्व करा देता है ना, तो वो जो लेयर्स हैं वो रिमूव होती जाती हैं। तो हमें सर्टेन केमिकल्स के साथ इसलिए ट्रीट करना होता है, और ये जो सर्टेन केमिकल्स हैं नेचर में मोस्टली बेसिक ही होते हैं। क्यों हम बेसिस का यूज़ कर रहे हैं? सो दैट जो एसिड आए वो न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, एंड वो जो हमारा मार्बल स्ट्रक्चर है वो खराब ना हो, डिटीरियोरेट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रीजन क्या है, टू प्रिवेंट देम और बेसिकली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एसिड रेन। एसिड रेन से बचाने के लिए हम ये चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं, सो दैट जो मार्बल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिटीरियोरेट ना हो, और या फिर हम कहें वो डिसॉल्व ना हो जाए उन एसिड्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सेक्शन डी। तो यहाँ पर अगेन हमें या तो ए अटेम्प्ट करना है या फिर बी। तो ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल रहा है अच्छा खासा, तो पहले हम ए को देख लेते हैं। Kirti thinks that substitution reaction occurs in saturated hydrocarbons. On the contrary, Krishi thinks it occurs in unsaturated hydrocarbons. Justify with valid reasoning whose thinking is correct. अब आप मुझे खुद बताओ सब्सटीट्यूशन किस में होता है यार? सब्सटीट्यूशन होता है सैचुरेटेड में, तो कौन सही है कीर्ति? वाई? बिकॉज आपको पता है सब्सटीट्यूशन का मतलब है रिप्लेसमेंट ऑफ द एटम, और वो रिप्लेसमेंट सिर्फ सैचुरेटेड में ही हो पाता है। अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करूं, आपको पता है यहाँ पर अगर मैं किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराने बैठूंगी तो यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, रिप्लेस नहीं करेगा, तो यहाँ पर एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर होता है प्रॉपर रिप्लेसमेंट। अदरवाइज अगर अनसैचुरेटेड के साथ में किसी की रिएक्शन कराऊंगी तो वो जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, CH4 ये क्या है, सैचुरेटेड। क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया यहाँ पर, ये है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लूं C2H4, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, C2H4 इज इथीन, ठीक है। क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ, यहाँ पर C2H4 तो रहेगा ही, Cl2 भी जुड़ जाएगा। देखो अगर मैं इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में बना के दिखाऊं तो यहाँ पर देखो ये है मेरे पास क्या, इथीन। आए हाय, रुको इसको वापस से बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं Cl2 जोड़ूंगी तो ये सब तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये दो जो क्लोरीन है वो भी आके जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो जा रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो I think first question is clear. Then methane and propane and their isomers are used as fuels. Comment. तो हम मीथेन और प्रोपेन या उसके जो भी आइसोमर बन रहे हैं उनको हम एज फ्यूल क्यों यूज करते हैं, या फिर अगर ये इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आता है कि कार्बन या उसके जितने कंपाउंड्स हैं उनको आप एज फ्यूल क्यों यूज कर रहे हो, तो रीजन क्या होता है। आपको पता है ये जितने कार्बन और उसके कंपाउंड्स हैं ये एज अ फ्यूल इसलिए यूज करे जाते हैं क्योंकि जब आप इनका कंबशन करते हो तो उस केस में ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी को रिलीज करते हैं, और कोई सब्सटेंस को मैं एज अ फ्यूल तभी तो यूज करूंगी जब वो मुझे उसके कंबशन पे क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो क्यों हम यूज कर रहे हैं, वाई, रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑन देयर कंबशन दे रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एज वेल एज लाइट एनर्जी, ठीक है, वेरी सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट, draw the electron dot structure of the immediate lower homologue of propane. लोअर होमोलॉग यानी कि जो उससे पहले आता होगा, तो प्रोपेन से पहले क्या आएगा, इथेन ही आएगा ना, तो इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। चलो इथेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहीं पर ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इथेन का स्ट्रक्चर मैं नॉर्मली बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा, आपको पता है C2H6 इसका फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 कार्बन बना लेते हैं, बना लिए, 3 हाइड्रोजन बना लेते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। फिर आपको पता है हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन ही सब शेयर कर रहे हैं आपस में, है ना, यानी कि इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और इसका भी एक यहाँ। सिमिलरली इस कार्बन के पास टोटल 4 थे, एक इसने यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। ये कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ और एक यहाँ। सिमिलरली हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है, बेचारे के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, अरे क्या हो गया, हाँ, तो बेचारे के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो वो उस एक को ही शेयर करेगा, और ये इसने कर लिया। तो बस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार है, बस इतना ही बनाना था, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है,
गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉग्स ऑफ अ गिवन होमोलॉगस सीरीज। हमें कैरेक्टरिस्टिक यानी कि प्रॉपर्टीज बतानी है ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज। आपको पता है अगर हम होमोलॉगस सीरीज की बात करेंगे उसमें जो कंसेक्यूटिव हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं यानी कि एक के बाद जो दूसरा आता है इसको हम सक्सेसिव भी कहते हैं, तो उन दोनों में CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, प्लस इन सब का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा, ठीक है। प्लस जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। प्लस अगर मैं बात करूं हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं यानी कि कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, ग्रेडेशन होता है इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो 4 मैंने प्रॉपर्टीज बता दी हैं, कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं, कोई भी 2 आप यहां पर से लिख सकते हो। A mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Can you predict why a mixture of ethane and air is not used? So this is the question from your NCERT. ये NCERT में direct as it is mentioned है और इसको अगर आपने आंसर कर दिया तो फ्री के नंबर आपको मिल गए। तो NCERT के सारे क्वेश्चंस तो जरूर प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और इथाइन को हम बर्न करते हैं वेल्डिंग के लिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन का अमाउंट इनफ होता है ना तो आपको पता है क्या होता है, कंप्लीट कंबशन, ठीक है, कंप्लीट कंबशन होता है। जबकि अगर मैं मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर की बात करूं उस केस में क्या होगा, उस केस में एयर में सिर्फ कुछ ही पोर्शन ऑक्सीजन का होगा ना, मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास 15%, 20%, 30% इतना ही होगा ऑक्सीजन, बाकी गैसेस होंगी। अगर हम एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन की भी बात करें तो एयर को जब हम कहते हैं तो उसमें कुछ ही पोर्शन ऑक्सीजन का है ना, जिसकी वजह से इनफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो सूट डिपॉजिट होगा, यहाँ हम कहे सूटी फ्लेम बनने लगेगी। और जो वेल्डिंग है उसके लिए जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वेल्डिंग का मतलब है बेसिकली जोड़ना, ठीक है। तो वेल्डिंग के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है जो कि तभी मिल सकती है जब कंप्लीट कंबशन हो। इनकम्प्लीट कंबशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कभी भी रिलीज नहीं होती है, वहां पर उसके बदले सूटी फ्लेम प्रोड्यूस होने लगती है, ठीक है। तो समझो इस चीज को, हम इथाइन और एयर के जो मिक्सचर है उसको यूज इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन or we can say the volume of oxygen which is present in air that is very less, due to which complete combustion does not occur. On the other hand, if we talk about oxygen and ethane, the mixture of this, so enough oxygen is supplied for combustion, so complete combustion occurs. ऑन दी अदर हैंड इस केस में इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था जिसकी वजह से सूटी फ्लेम बन रही थी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही थी विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर दी वेल्डिंग प्रोसेस। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर और जो हमारे पास ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। A and B आर सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो आप समझ गए होंगे डेफिनेशन से, ये क्लियर डेफिनेशन है कि हमारे पास जो सोप होते हैं वो या तो सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो A मेरे पास क्या है, डेफिनेटली सोप है, और B मेरे पास क्या है, डेफिनेटली डिटर्जेंट है, क्योंकि डिटर्जेंट की भी तो डेफिनेशन यही है कि ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। Which one of A और B will you prefer as a cleansing agent while using underground water, hand pump water? फिर आपको रीजन भी देना है। अब एक बात बताओ, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है यानी कि जो हम हैंड पंप से निकाल रहे हैं वो हमारे पास होता है हार्ड वाटर। किसी बच्चे को नहीं भी पता होगा ना, वो क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इतना तो पढ़ रखा है कि जो डिटर्जेंट हैं वो हार्ड वाटर के साथ वर्क करते हैं, जबकि जो सोप है वो वर्क नहीं करते हैं, वो स्कम बना देते हैं। तो अगर हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन की मैं बात करूं तो मैं ए को प्रेफर करूंगी या बी को? ऑब्वियसली बी को। रीजन क्या होगा, डिटर्जेंट्स वर्क वेल विद हार्ड वाटर, ऑन द अदर हैंड सोप्स दे डू नॉट वर्क वेल विद हार्ड वाटर। अगर सोप की रिएक्शन आप हार्ड वाटर के साथ कराओगे तो वो स्कम बना देते हैं। स्कम होता है हमारा इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होता है, ठीक है। रीजन देना था, ये आएगा आपके रीजन में कि सोप अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, वो स्कम बना देते हैं, जबकि बी हमारे पास क्लियरली डिटर्जेंट है और वो हार्ड वाटर के साथ अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। इलैबोरेट ऑन द प्रोसेस ऑफ क्लेंजिंग एक्शन, इलस्ट्रेट मिसल विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, ठीक है।
चलो, तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एक्सप्लेनेशन आपका ये होना चाहिए कि हम चाहे सोप की बात करें चाहे हम डिटर्जेंट की बात करें, इन दोनों में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, है ना, जो कि आयनिक होता है। तो ये हमारे पास हेड है, हाइड्रोफिलिक हेड। ये है हमारे पास हाइड्रोफोबिक टेल, जो कि हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास एल्काइल चेन। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन वाली चेन है जो कि क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, पानी से डरती है। तो ये पानी से दूर रहती है, ये डर्ट या फिर ऑयल के नजदीक रहती है। और ये है हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड। ठीक है, यहाँ पे हेड भी लिख देते हैं और यहाँ पर हम टेल लिख देते हैं। ये पानी से प्यार करती है तो ये पानी के टुवर्ड्स रहती है। ठीक है, अब मिसल कैसे बनता है, देखो, जो भी हमारे पास ऑयल या डर्ट है वो कपड़ों में लगी हुई है। ठीक है, जब हमने सोप डाला या डिटर्जेंट डाला तो उस डर्ट के पास कौन सा एंड चला जाएगा, तो उस डर्ट के पास ये वाला एंड जाएगा हमारा, ये हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो ये टेल इसके पास आ गई। ठीक है, इस तरीके से ही हम बनाते हैं, इसको और बना सकते हो चाहो तो। ठीक है, इसका जो बाहर वाला एंड है वो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि बाहर पे क्या है, पूरा बाहर पे पानी है। चाहो तो इधर पर बना भी सकते हो कि ये क्या है मेरे पास, इधर पर पानी है। ठीक है, इधर पर ये हमारे पास वाटर है। बस मिसल बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और क्या करना है मुझे, आपको पता है, जैसे ये मेरे पास सोप है, सोप का जनरल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो ये आयनाइज हो जाता है पानी में, इस तरीके से टूट जाता है। तो ये जो Na+ आयन है ये इस तरीके से बाहर पे रहता है ना, Na+ आयन हमारा बाहर पे रहता है। तो ये इस तरीके से बाहर पे रह गया। अब ये जो है हमारे पास, इसको आप मेंशन कर सकते हो जैसे यहाँ पर मेंशन करा है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है हमारा, हेड है CO-, और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है, आप मेंशन भी कर सकते हो कि ये हमारे पास R है। ठीक है, और ये क्या है, तो भैया इसको अलग से मेंशन कर देते हैं, बिल्कुल बीच पे इसको ले आओ। ये क्या है हमारे पास, ऑयल है या फिर डर्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास मिसल फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। ये हमने सोप या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर दिया और ये हमने मिसल फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया। जो डायग्राम बनाना था वेल लेबल्ड होना चाहिए और यहाँ पर हमने सब लेबल कर रखा है। बाहर पर क्या है, पानी है। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोफिलिक हेड है। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है। ये क्या है, ऑयल है या फिर डर्ट है। ठीक है, चलिए, write the chemical equation of the preparation of soap from an ester CH3COOCH3. What is the name of this process? अगर आपको सोप बनाना है तो हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन में जो भी एस्टर हमको गिवन है, जैसे ये इथाइल इथेनोएट है, ठीक है, सॉरी दिस इज मिथाइल इथेनोएट, CH3 है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, मिथाइल इथेनोएट। जो हमारे सिलेबस में था उसका फॉर्मूला क्या था, CH3COOC2H5, तो इसका नाम क्या था, इथाइल इथेनोएट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये क्या है, मिथाइल इथेनोएट है। समझ में आ रहा है। चलो, इसकी रिएक्शन एक एल्कली के साथ कराते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर क्या बनता है, CH3COONA। एक तो यहाँ पर सोडियम इथेनोएट बनेगा, यही हमारे पास सोप है हमारा। ठीक है, प्लस क्या बनेगा यहाँ पर, CH3OH, जो कि हमारा क्या है, अल्कोहल है। इसका नाम क्या है, मेथनॉल है। ठीक है, तो समझ में आया, दिस इज द रिएक्शन जो आपको लिखनी है और यहाँ पर हमने प्रोसेस का नाम भी बता दिया। ठीक है, चलिए, तो अब आई थिंक आखिरी क्वेश्चन बचा होना चाहिए। यस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलो, अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर लग रहा है, देखते हैं क्या है। A+H2O इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कास्टिक सोडा बन रहा है, एनोड पर Y रिलीज हो रहा है और कैथोड पर Z। क्या ये डिफिकल्ट है, मुझे बताओ। क्लियरली दिख रहा है, दिस इज दी क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कास्टिक सोडा है। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, एनोड पर क्लोरीन। कैसे लर्न होगा ये भी बताया है। H+ कैटायन होता है, कैथोड पर जाएगा। Cl- एनायन होता है, एनोड पर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रखा है, तो भैया बहुत क्लियर है कि कैथोड पर हमेशा डिपोजिशन होता है तो सोडियम मिलेगा और क्लोरीन गैस मिल गई एनोड पर। ठीक है, फिर M क्या था, सोडियम। चलो, सोडियम की रिएक्शन CH3COOH के साथ, तो अभी हमने देखा CH3COONA बनेगा, विच इज सोडियम इथेनोएट, और Z यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी।
फिर CH3COOH की रिएक्शन Q के साथ कराई H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमारे सिलेबस में तो हमने यही देखा है, C2H5OH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CH3COO C2H5 बन जाता है, जिसको अभी हमने देखा इथाइल इथेनोएट। फिर क्या है, ये R की रिएक्शन X के साथ कराई, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी हमने देखा जब इस एस्टर की रिएक्शन एक बेस के साथ होती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेपोनिफिकेशन कहते हैं। और ये जो फोर्थ में रिएक्शन हो रही है, अच्छा यहाँ पर वो नहीं हुई ना, हाँ ठीक है, तो फोर्थ में जो रिएक्शन हो रही है वो हो गई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन और ये वाली सेपोनिफिकेशन। तो P और Q हमको मिल जाता है, P ये है अभी देखा था, और Q हमारे पास क्या है, ये है, ये भी अभी देखा था, ठीक है। तो ये हमने पहचान तो लिया है, क्वेश्चन क्या है जरा वो भी देख लें। डिराइव द नेम्स ऑफ AYZMPR। AYZ, A क्या है, सोडियम क्लोराइड, Y क्या है, क्लोरीन, ठीक है। Z क्या था, देखो इधर पर Z, ठीक है, Z इज हाइड्रोजन। MPR, M सोडियम है ना। P क्या है, सोडियम इथेनोएट, नाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लिख देती हूँ, अभी लिखा भी था, सोडियम इथेनोएट, ठीक है, लिख दिया। चलो और क्या बचा, R किधर गया, R ये रहा, इसका नाम क्या था अभी बताया था, इथाइल इथेनोएट, ठीक है जी। क्लियर हो रही है चीजें। चलो उसके बाद अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट बी और सी, तो या तो बी चूज करना है या सी चूज करना है, ठीक है। तो बी, इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट Z क्या थी, हाइड्रोजन गैस। तो एक्टिविटी आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, मुझे ये बताओ। एक्टिविटी तो सबसे आसान है, इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन गैस को डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास करते हैं, थ्रू अ सोप सोल्यूशन, ठीक है। उस सोप सोल्यूशन के थ्रू बबल्स बनते हैं, वो जो बबल्स हैं उन बबल्स के अंदर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के पास जब हम क्या लेके जाते हैं, बर्निंग कैंडल। तो ये जो बर्निंग कैंडल हम लेके गए, इसकी वजह से हाइड्रोजन बर्न करने लगती है विद अ पॉप साउंड। तो बस हमें पता चल जाता है, हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये जो इवॉल्व्ड गैस है दिस इज हाइड्रोजन। एक्टिविटी बनानी है तो यहाँ पर आप चाहो तो डायग्राम पूरा बना सकते हो, शो कर सकते हो अगर बनाना है तो, अदरवाइज सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी, तो आप मेंशन कर सकते हो एक्टिविटी। यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि आप डायग्राम बनाओ, क्योंकि लेबल डायग्राम मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। तो आपको पूरी एक्टिविटी एक्सप्लेन करनी है। आप स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हो कि आपने जिंक की रिएक्शन करा ली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आप सोप सोल्यूशन से पास कर रहे हो, सोप बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, दोस बबल्स आर फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस। देन व्हेन द बबल्स आर गेटिंग फॉर्म्ड, वी आर टेकिंग अ बर्निंग कैंडल नियर इट, वी आर सीइंग that this gas burns with a pop sound, and hence we can say clearly that this evolved gas is hydrogen gas because this is the detection of that, ठीक है। चलो या तो ये बी कर लो, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि यार डायग्राम बनाएं या ना बनाएं तो ये वाला कर लो ना, सी वाला। नेम द प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स X, Y एंड Z आर फॉर्म्ड फ्रॉम A। इस प्रोसेस का नाम क्या है, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। जस्टिफाई भी करना है, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड। क्लोर आता है क्लोरीन के फॉर्मेशन की वजह से, एल्कली आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन क्या होगा, दैट दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन एल्कली एज अ प्रोडक्ट। तो यहां पर खत्म हो गया क्वेश्चन, बट जो भी विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है, तो इसको भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ए है डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड एक्सपेरिमेंटली, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हो। अगर मैं बात करूं एथेनॉल की और एथेनोइक एसिड की, तो यहां पर आप करा दो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। जब आप एथेनॉल की रिएक्शन कराओगे तो भैया कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, बट जब आप एथेनोइक एसिड की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर मान लो मैंने अपने ईज के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया, जो कि बेकिंग सोडा ही है ना। तो जब मैंने इनकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, आपको पता है,
ठीक है जी। अब ये रिएक्शन हो गई तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एथेनोइक एसिड है? कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, और आपको पता है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है इट ऑलवेज कम्स आउट विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस। ठीक है, तो यहाँ पर तो रिएक्शन ही नहीं हुई, बट यहाँ पर ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ एक गैस इवॉल्व हो रही है, तो आप क्लियरली कहोगे कि ये भैया इसके साथ रिएक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही है। तो जिसने रिएक्ट करके CO2 दे दिया वो एथेनोइक एसिड, जिसने रिएक्शन ही नहीं दी वो एथेनॉल। ठीक है, चलिए उसके बाद अगेन आपको या तो बी करना है या सी करना है। गिव द IUPAC नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन विच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। टू इट का बेसिकली यहाँ पर मतलब है जो भी अल्कोहल है, जैसे एथेनॉल है इस केस में, एथेनॉल एसिड सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर एक दिक्कत है इस क्वेश्चन में ही कि इस क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं कर रखा है कि इट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इट है दिस इज एथेनॉल। ठीक है, ये क्लियर कर लो, वैसे क्वेश्चन में क्लैरिटी होनी चाहिए थी बट यहाँ पर क्लैरिटी है नहीं, तो बेसिकली ये एथेनॉल है क्योंकि एथेनॉल ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो जब आप एथेनॉल में सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो कौन सा एल्कीन बनता है? फर्स्ट मेंबर वैसे भी पूछा गया है, तो फर्स्ट मेंबर का मतलब ही यही है कि इथीन ही बनना चाहिए जो कि एथेनॉल से ही बन सकता है। ठीक है, बट स्टिल क्लैरिटी थोड़ी होनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको पता है C2H4 बनता है और ये हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पर पानी निकल जाता है, C2H4 बना विच इज इथीन। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक क्लियर होगी आप लोगों को। इलस्ट्रेट द चेंज विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पर बता दी है, नाम पूछा गया था तो इथीन हो गया। ठीक है, या तो ये करना है या ये करना है। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन बट ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर नॉट कंबशन। जस्टिफाई। सारी कंबशन रिएक्शंस ऑक्सीडेशन है बिकॉज कंबशन रिएक्शंस इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आपको पता है कंबशन जब भी होता है तो ऑक्सीजन के साथ ही तो रिएक्शन होती है। अगर मुझे मीथेन का कंबशन करना है तो मैं लिखूंगी CH4+O2 क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है। तो सारी कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन होता है, उनका एडिशन होता है, जिसकी वजह से सारी कंबशन रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। बट सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कंबशन नहीं होंगी ना, क्योंकि कंबशन रिएक्शन क्या है जिसमें हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी रिलीज हो रही है, बट ऐसी भी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे? नॉट ऑल द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस रिलीज एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन नॉट कॉल ऑल द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एज कंबशन रिएक्शंस। समझ में आ गया? यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड डेफिनेटली होगा, हर कंबशन रिएक्शन में होगा जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होंगी, बट सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में ऐसा जरूरी नहीं है कि एनर्जी रिलीज हो जिसकी वजह से आप इनको कंबशन रिएक्शंस नहीं कह पाओगे। इज दिस डन नाउ? तो यहाँ पर बस हमारा हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा आखिरी सोल्यूशन था। तो आई होप यार ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। प्लस मैं लास्ट में वापस से आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है। 3 बैचेस हैं, इसमें भी उन्नति बैच में भी सारे सैम्पल पेपर्स फ्री मिल रहे हैं, निपुण में भी मिल रहे हैं। ये सस्ता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पर लाइव क्लासेस भी हैं, 3D मॉडल्स भी हैं, ई बुक्स भी हैं, A to Z यू आर गेटिंग एवरीथिंग। तो आप पे पूरा डिपेंड करता है आप कौन सा बैच खरीदना चाहते हो। कोई बच्चा ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं, उसका भी कंसिडर करके हम सिर्फ 585 रुपीज़ का बैच लेके आए हैं जिसमें 15 सैम्पल पेपर मिल रहे हैं। अगर आप अलग से भी एक बुक खरीदोगे ना वो भी इससे ज़्यादा महंगी आएगी और उसमें भी आपको पता है सिर्फ 10 पेपर्स मिलते हैं मैक्सिमम। बाकी अगर पेपर्स लिखा भी हुआ है ना तो वो अनसॉल्व रहते हैं, बट यहाँ 15 के 15 हम सोल्यूशन कराएंगे लाइव और सोल्यूशन प्रोवाइड भी करेंगे, पूरी प्रॉपर PDF देंगे। ठीक है, तो बस आपकी मर्जी है जो भी आप परचेस करना चाहो। विद दिस वी एंड आवर टुडेस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस करे हैं सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। तो इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना इस वीडियो को। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय।